अब देखो हम बात करते हैं कि मौर्योत्तर काल की। हमने मौर्य वंश पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद का है ये। तो इसमें देखते हैं कौन से स्वदेशी शासक थे, कौन से विदेशी शासक थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जो यहाँ के शासक थे बाहर मतलब इसी देश के, तो उसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, चैदी वंश ये आते हैं। वहीं विदेशी शासकों में हिंद, यूनानी, शक, पाथियन और कुषाण शासक आते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़, कौन कौन से शासक कब कब आए और किस तरीके से रहे, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम शुरुआत कर चुके हैं और स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले शुंग वंश आएगा, तो देखते हैं शुंग वंश की स्थिति किस तरीके से क्या रही थी। तो हम अधिकतर वंश काफ़ी आगे तक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम और आगे चल रहे हैं। आगे चलने के बाद में अब शुंग वंश आ गया है। शुंग वंश को देखते हैं इसमें। तो आगे देखें। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ दे रखी है, चलो इसका कोई बात नहीं, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं एक बार। इसमें दे रखा है कि कितनी कितनी ईस्वी से किस किस का शासन रहा था। देखो अब ये सारे वंश मैंने बता दिए, इस सब वंश का सारा टाइम भी देगा। अब इन वंशों के बाद में कौन सा 200 ईसा पूर्व से 300 के अंधकार युग रहा था, फिर उसके बाद 319 से 355 550 तक गुप्त युग रहा था, फिर 606 से लेकर 647 हर्षवर्धन युग रहा था। वहीं 750 से लेकर 1206 तक राजपूत काल बोला जाता है। ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा वंश है, शुंग वंश। अशोक वंश की स्थापना देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र शुंग थे, मतलब मौर्य सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने, उनके अंतिम जो शासक थे वैदत्त, उनकी हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। और इस ये वंश ब्राह्मण प्रतिक्रिया वाला वंश था, तो याद रखेंगे। देखो बृहद कथा के रचयिता कौन हो गए, गुणान हो गया, और कायिक रचयिता सर्ववर्मन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है। और ये कहाँ रहते थे, ये सातवाहनों के शासकों में रहते थे। सातवाहनों सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे, शक शासक थे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कौन थे, सब शक शासक थे। इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे, शक शासक थे, यहाँ पे दे रखा है। और शकों में एक राजा थे नहपान, वो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, तो उनके साथ इनका युद्ध चलता रहता था अक्सर। और सातवाहन वंश जो प्रतिष्ठा, और सातवाहन जो थे ना, उनकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा कब प्राप्त हुई, 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, उनके समय में इनका काफ़ी उत्थान हुआ और काफ़ी नाम फैल गया था। इन्होंने काफ़ी युद्ध किए थे और इनकी एक महानतम विजय मानी जाती है, जिसमें कहते हैं इन्होंने नहपान को हराया था। नहपान कौन थे, शासक थे, इनको परास्त कर दिया था और चांदी के सिक्कों का अपना नाम खुदवाया था। मतलब इनको हमेशा उनके साथ युद्ध चलता रहता था, लेकिन कहते हैं और इसको जो सात बादशाह थे, नेपाल के साथ युद्ध हुआ था, नेपाल शक थे। ठीक है ना, और उनके साथ हमेशा इनका विरोध हुआ है। इसने राज और बिंद नरेश की उपाधि धारण की थी। किसने की थी, सातकर्णी ने। और इसे त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन भी कहा जाता है, मतलब ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ हैं। इसके पश्चात इनका पुत्र वशिष्ठी पुलगामी शासक बना। इसका विवाह शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। शक शासक रुद्रदामन, ठीक है ना। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने, शक शासक जो प्रथम था, सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण इनका नाश नहीं किया। शक शासक रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया। देखो कितनी बार, 2 बार पराजित किया, लेकिन वैवाहिक संबंध होने इनके साथ में। अब देखो इनका विवाह किसका हुआ था, शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। किसका विवाह हुआ था, वशिष्ठी पुलगामी का भी विवाह हुआ था ऐसे। और इन्होंने मतलब सुखसागरों ने इनको पराजित किया था। इसके अलावा किंतु विवाह संबंध उन्होंने छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या आंध्र सम्राट, दक्षिणा परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। यज्ञ श्री सातकर्मी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ये देखो इसमें क्या है, 2-3 शासक आए थे, एक तो वशिष्ठी पुलगामी आया था और सातकर्णी आया था, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक हैं। और अब देखो यज्ञश्री का अंतिम शासक है इसका, ठीक है ना। और इसके अलावा सातवाहन की राजसी भाषा प्राकृतिक भाषा थी। ब्राह्मणों को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। और इन्होंने किसके सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए। पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अब सातवाहनों ने और क्या क्या करवाया था, देखो सातवाहनों के बारे में पूछा जाता है, इन्होंने क्या क्या करवाया था। नासिक, काले, कनेरी, अमरावती और नागाकुंड के प्रमुख जो स्पूत थे और चैत्य थे, बिहार थे, उनका निर्माण करवाया था।
सातवाहनों ने शीशे के, तांबे के, पोर्टलिन के, कांसे के सिक्के चलाए थे। इस काल के राजाओं के नाम जो होते थे मात्र प्रधान हुआ करते थे, किंतु राज सिंहासन पर केवल उत्तराधिकारी पुत्र ही हुआ करता था। भली माता का नाम लगता था, लेकिन बैठते कौन थे? सब लड़के ही बैठते थे, ना कि लड़कियाँ। अब इसके बाद आता है चैनी वंश। चैनी वंश ये क्या है, अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग में एक क्या है, थोड़ा सा वो आ गया था, मतलब खालीपन आ गया था, उस समय कोई शासन नहीं था। वहाँ पे क्या हुआ, एक चैनी वंश की स्थापना होती है। तो चैनी वंश में जो एक शासक हुआ था प्रथम, मतलब काफ़ी बड़ा इसका नाम चलता है, इसे खारवेल नाम बोलता है यहाँ पर। जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था खारवेल, जो उसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और उदयगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा उदयगिरी जो गुफाएं थी उनको हाथी गुफा अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं इसको नहीं कहा जाता, उदयगिरी गुफा तो ये हैं, ये उड़ीसा में है। इसके अलावा जो चैदी वंश है इसका जो प्रमाण मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ये ऊपर दे रखा है हाथी गुफा अभिलेख से। और हाथी गुफा अभिलेख में क्या क्या मिलता है, देखो इसमें दो तीन चीज़ मिलती हैं। इसमें देखो हाथी गुफा अभिलेख में एक तो आपको मिलेगा क्या, जो तिथि रहित है, ये मतलब तिथि रहित था। दूसरी बात यहाँ पर नहरों की सिंचाई का वर्णन मिलता है, नहरों से सिंचाई होती थी। और इसके अलावा भारतवर्ष का इसमें नाम मिलता है, भारत का भारतवर्ष। और इसके अलावा मिलता है जैनों को भूमि दान देने का, मतलब जैनों को क्या करते थे, भूमि दान दिया करते थे। अब ये हो गया कौन, चेदी वंश। अब इसके अलावा आते हैं विदेशी शासक। अब विदेशी शासक हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है विदेशी शासक दे रखा है ना। तो विदेशी शासक पढ़ लेते हम। एक बीच में हट गया, कोई बात नहीं, चलिए हम ले आते हैं, इसमें आ गया। तो विदेशी शासकों में देखते हैं हिंद यूनानी शासक। अब हिंद यूनानी शासकों में देखते हैं कौन कौन शासक आए भारत पर और किस किस शासक ने राज किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें यमन आते हैं, यमनों को हिंद यूनानी आते हैं, हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी में देखते हैं कौन महत्वपूर्ण शासक था। तो इसमें बात करते हैं हिंदू यूनानी में व्यक्ति या यूनानी शासक का नाम आता है जिन्हें भारतीय ग्रंथों में यमन कहा जाता है। और हिंदू यूनानियों को दो राजवंशों ने एक ही समय में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। जो हिंदू यूनानी थे, मतलब एक ही समय में दो राजवंश उन्होंने भारत पर, जो पश्चिमोत्तर भारत है उस पर शासन किया था। प्रथम राजवंश की स्थापना डेमेट्रियस ने की थी और इसकी राजधानी साकल थी, जिसको सियालकोट बोला जाता है। जबकि द्वितीय जो राजवंश थी जैसे यूकाइटेस से थी और इनकी राजधानी तक्षशिला थी। मतलब एक समय में पश्चिम उत्तर में दो यमन शासक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया, कौन हो गया, पहला हो गया डेमेट्रियस है, इसकी राजधानी सालकोट यहाँ पर साकल थी। दूसरा यूकेटाइडीज और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अब जो हिंद यूनानी शासकों में मतलब महत्वपूर्ण शासक आता है डेमेट्रियस कुल का जो था, उसका नाम था मिनांडर। आपने मिनांडर का नाम सुना है, मिलिंद पन्नो के नाम से काफ़ी फेमस रहा था, क्योंकि इसका नाम मिलिंद पन्नो शायद बताते हैं कि एक भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु नागसेन। तो नागसेन और इसकी और जो मिनांडर था, इन दोनों की वार्तालाप, मतलब एक क्वेश्चन पूछा तो ये मिरांडा क्वेश्चन पूछता था और नागसेन ने उसका अच्छे से जवाब दिया पाली भाषा में। तो उसी को कहते हैं लोगों ने क्या किया, मिलन पन्नो नाम से एक ग्रंथ की रचना की और काफ़ी नाम चलता है। और इसको और मिरांडर को बौद्ध ग्रंथों में काफ़ी नाम हुआ और इसका मिलन पन्नो नाम से ग्रंथ की रचना की गई। और इनके मतलब बौद्ध भिक्षु नागसेन से बातचीत हुई थी मिनांडर की, इसमें उसके बारे में विवरण दे रखा है। अब और ये ग्रंथ पाली भाषा में, इसका याद रखना होगा। और मिनांडर की राजधानी साकाल है। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त तथा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यूनानी शासकों को जाता है। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के और सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यूनानी शासकों को जाता है। इसी वंश के एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस नामक दूत, मतलब इसी वंश के एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस नामक दूत को शुंग वंश के शासनकाल में वत्सा में स्थित, देखो अभी बाद में बात की थी, जो वत्सा वो पढ़ रहे थे उस समय आपने देखा होगा, जब शुंग वंश थे उनके 9वें शासक थे भागभद्र, उसके समय में हेलियोडोरस ने अपना दूत भेजा था। तो देखो शुंग वंश को दे रखा है, जिसमें बेसनगर में एक गण स्तंभ की स्थापना की थी, तो उसके बारे में पूरा विवरण दे रखा है। तो ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। अब देखो इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन है,
कला के क्षेत्र में हेलेनिस्टिक आर्ट से प्रभावित होकर के गंधा शैली का जन्म हुआ, जिससे बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। मतलब अब क्या से क्या हो रहा है, बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लग गई हैं, ठीक है ना। अब आता है शक शासक। अब शक देखते हैं, शकों को पढ़ते हैं। तो शकों को स्टार्ट कर दिया हमने। हिंद यूनानी शक शासक भारत में आए और मूल स्थान इनका मध्य एशिया का सरदिया था नामक स्थान था। शकों की अनेक शाखाएं हैं भारत में। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में शासन स्थापित किया, जिसमें तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी और नासिक के प्रमुख वंश हैं। और शक शासक ने अपने क्षत्रप मतलब अपने आप को क्षत्रप कहते हैं। और तक्षशिला और मथुरा के शक शासक उत्तरी क्षत्रप और नासिक तथा उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप कहलाते हैं। देखो फिर इसके बाद सुनो अच्छी तरह से। जो शक शासक थे तो उसमें क्या है, ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो कौन से क्षत्रप कहते? तक्षशिला और मथुरा। तक्षशिला और मथुरा के जो शासक थे वो अपने आप को उत्तरी, और जबकि नासिक और उज्जैन वाले थे वो पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे, ठीक है ना। अब इसी वंश में मतलब पश्चिमी जो क्षत्रप थे, इनमें नासिक में तो क्या हुआ, एक क्षयरात वंश था। कौन सा? क्षयरात वंश था। इस वंश का एक नहपान उज्जैन हुआ। नहपान व उज्जैन के कादरनक या फिर चस्टन या का रुद्र दामन सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था। इसमें याद रखना है क्षयरात वंश पूछा जाएगा, क्षयरात वंश या फिर कुछ और आ जाएगा। क्षयरात वंश का नहपान व देखो क्षयरात वंश का कौन सा? एक नहपान। उज्जैन के कादरनक और चस्टन वंश रुद्रदामन। ये पूछा जाता है कि रुद्रदामन किस वंश थे? चस्टन वंश थे। सबसे महत्वपूर्ण शासक है कौन सा शासक? शक शासक। तो ठीक है ना। और नेपाल के सिक्कों पर राजा का सबसे संबोधन प्रयोग हुआ है, राजा का संबोधन प्रयोग हुआ है। और रुद्रदामन प्रथम का जूना अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का बड़ा अभिलेख है। और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कौन कहाँ है? जूनागढ़ पहाड़ी पे स्थित है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है ना। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित झील जो सुदर्शन झील थी ना, उसका भी पुनर्निर्माण कराया है। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन कौन था? प्रथम था रुद्रदामन, ठीक है ना। चस्टर वंश का था और शक शासक था। ये पूछा जाता है कौन सा वंश है? चस्टर शासक, ठीक है ना। अब 58 ईसा पूर्व में देखो यहाँ दे रखा है 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा को पराजित करके बाहर खरीद दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है भैया किसको कब भेजा था? 58 ईसा पूर्व में खरीद दिया, बाहर भगा दिया था उज्जैन से। और शक और किसकी उपाधि दी? विक्रमादित्य की। और इस विजय उपलक्ष्य में एक नया संबंध चलाया था, इसे बोलते हैं विक्रम संबंध। पश्चिम भारत का अंतिम नरेश शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया और उसके साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ये मतलब बहुत शक शासक बहुत खतरनाक माने गए हैं और उनके गुप्तों के साथ भी युद्ध हुए हैं। अब देखो इसके बाद आते हैं पहला ने पार्थियन वंश। पश्चिमोत्तर में शकों के बाद पार्थियन आए या पहला न आए, पहलव। और भारत में सर्वप्रथम जो पार्थियन आए वो माउस था। माउस के बाद में फिर काफ़ी एक दो शासक और आए, इनका नाम काफ़ी चला था। और इनका जो नाम मिलता है वो तख्ते ताही एक कोई जगह है, तख्ते ताही यहाँ अभिलेख है उसमें मिलता है। और देखो इसके अलावा इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक था वो गोंदो फर्दिस हुआ था, क्योंकि गोंदो फर्दिस के समय में एक ईसाई जो आया था प्रचार प्रसार के लिए सेंट थॉमस आया था ईसाई। तो उसकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? मद्रास के समय म्यारपुर में कर दी गई थी। पूछा जाता है कि जो पार्थियन थे, पार्थियन के समय में सबसे फेमस शासक गोंदो फर्दिस था। इसके समय में सेंट थॉमस ईसाई जो प्रचार प्रसार करने आया था उसका धर्म का, और इसकी हत्या मद्रास के समय म्यारपुर में कर दी गई थी। और इसी की स्मृति में तो वहाँ पे क्या है, एक सेंट थॉमस चर्च की स्थापना की गई। पार्थियन शासकों ने सिक्कों को धर्मीय की उपाधि मिलती है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। अब कुषाण वंश के बारे में आता है। कुषाण वंश ये मतलब मूलतः कहाँ के थे? गोवी के थे। गोवी मतलब चीन में पड़ता है, वहाँ के थे। और यूची जनजाति के थे। इनको बारे में पूछा जाता है कौन सी जनजाति थे? यूची जनजाति से संबंधित थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंची जनजाति से संबंधित थे, ठीक है ना।
और भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजल कटपिशस ने की थी। कुजल कटपिशस ने की थी और एक तांबे के सिक्के चलाए थे और इनके सिक्कों पर धर्मतीर्थ उत्कीर्ण है जो बौद्ध धर्म को मताए हुए होने का प्रमाण है। और कुजल कटपिशस के बाद उनका पुत्र बिंब कटपिशस उत्तराधिकारी बना। इसने सोने के सिक्के जारी किए। देखो इनके पिता ने किसके सिक्के जारी किए थे? चांदी के और तांबे की जगह, लेकिन फिर उन्होंने इसके पिताजी आए तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी कर दिए। यह शैव मताए उन्होंने थे। मैसर की उपाधि धारण की थी इन्होंने। कनिष्क इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है कुषाण का। इसने 70 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया और इसके उपलक्ष्य में एक शक संबंध चलवाया। कनिष्क की 2 राजधानी मिलती हैं, एक फिरोजपुर मिलती है, इसे पेशावर बोलते हैं, दूसरी मथुरा मिलती है। काफ़ी पूछा जाता है भैया कनिष्क की कौन कौन सी राजधानियाँ, 2 राजधानियाँ पूछी जाती हैं। कनिष्क की विजय का उल्लेख जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है उसमें मिलता है। कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस समय धर्म का हीनयान महायान में विभाजन हो गया था और इसके अलावा इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष यहाँ पे उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क महायान शासक का समर्थक था। कनिष्क की जो धर्म की शिक्षा थी वो अश्वघोष ने की थी। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है ना। इसके अलावा जो अश्वघोष थे, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, शौर्यानंदन, सारिपुत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म की महाकाव्य कहा जाता है। वहीं वसुमित्र ने महाभाषा शास्त्र का नामक ग्रंथ लिखा जो बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है बौद्ध धर्म का। वसुमित्र ने लिखा है उसे बौद्ध विश्वकोश कहते हैं। देखो ये दे रखा है, क्या कहते हैं? विश्वकोश लिखा है यहाँ पर, ये देखिए विश्वकोश। चरक कनिष्क का राजवैद्य था जिसने आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ चरक संहिता लिखा है। नागार्जुन एक दार्शनिक वैज्ञानिक दोनों थे और उसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। उसे भारत का आस्टीन कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव है जिसके कार्यकाल में कुषाण वंश बिखर गया था। भारत तथा चीन के जो मध्य रेशम मार्ग था ना वो कुषाण के मध्य समय में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति निकलता था यहाँ से रेशम निकल के तो रेशम के बराबर ही क्या लिया जाता था? उससे टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने की प्राप्ति होती है और सबसे समृद्धशाली शासक सोने में मतलब हर चीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका फेमस मिलता है कि सोने का सर्वाधिक रेशम मार्ग कहाँ प्रसिद्ध है भैया? वो कुषाण वंशों के प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और इसके अलावा देखते हैं भारत के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में चले। क्यों चले? क्योंकि भैया देखो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग से रेशम आता था तो रेशम क्या है तो उसके रेशम के बराबर ही टैक्स लिया था। टैक्स किसमें लिया था? सोना लिया जाता था। जितना रेशम उतना सोना। तो भाई सोने की कीमत तो सोना तो इसलिए वहाँ पे सोना सर्वाधिक हो गया था। अब देखते हैं इसमें कुषाण वंश मौर्यकालीन का ऐसा पहला साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक था। यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के समय कालीन विश्व में 3 बड़े साम्राज्य रोम, पार्थियन, चीन के समकक्ष था। मौर्योत्तर काल की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या दे रखा है विशेषताएं? कुछ 2-4 विशेषताएं इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इस काल की विशेषताओं में सातवाहन कुषाणों के समय देशी विदेशी व्यापार तेज हुआ था। ठीक है ना। और इसके अलावा चीनी रेशम, भारतीयों के मसाले बेहद की बहुत ज़्यादा मांग थी। रोम से भारी मात्रा में सोना चांदी धातु के रूप में सिक्कों के रूप में भारत में आता था। देखो एक तो चीन से रेशम भी आ रहा है और भारत से मसाले जा रहे हैं तो मसालों के किसी रूप में तो खरीदेंगे। इसी पर प्लेनी कहता है, दुख व्यक्त करता है। प्लेनी देखो उस समय का एक इतिहासकार रहा, कहता है कि भारत के रेशम और मसालों के लिए रोम और यूनान के खजाने खाली हो रहे हैं। मतलब जो भारत में रेशम बनता था और जो मसाले थे उसके वहाँ पे रोम में बहुत ज़्यादा मतलब प्रिय थे, उनको अच्छे लगते थे, इसलिए वहाँ पे सोने चांदी में तो ले जाते थे। और इसी काल में यूनानी यात्री हिप्पालस द्वारा मानसूनी हवाओं की खोज के से भारत और पश्चिम एशिया के मध्य समुद्री यात्रा सरल हो गई। इसके प्रमुख बंदरगाह है बारबेरीकुलम पश्चिमी घाट और बेरीगाज, भरूकच्छ, भड़ौच और अरुकण, पांडुचेरी।
इस काल में प्रमुख 3 शैलियाँ थी, गंधा शैली और मथुरा शैली, और एक शैली और आती है, इसका नाम है अमरावती शैली। ये 3 शैलियों का विकास हुआ और गंधा शैली पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा शैली पर पूर्णतः स्वदेशी प्रभाव है, ठीक है ना। और जो कुषाण थे ये इनको ये क्या नाम है देवपुत्र कहते थे। और इसके अलावा जो कनिष्क का शासन था वो सैनिक शासन था। कनिष्क का कैसा शासन था? सैनिक शासक था, पूछा जाता है। और इसके अलावा जैसे कि कभी कभार इनका कालक्रम पूछा जाता है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो करेंगे हिंद यूनानी। कौन तो करेंगे? हिंद यूनानी, ठीक है ना, यूनानी। फिर उनके अलावा शक आएंगे। शक के बाद आते हैं पार्थियन। पार्थियन के बाद कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। कुषाणों के बाद अंतिम शासक कौन बचे? हुण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका क्रम रहेगा अगर कभी पूछा जाता है। देखो, हिंदू यूनानी, शक, पार्थियन, पार्थियन का कुषाण, कुषाण का हुण, ठीक है ना। ये इनका एक क्रम है, तो याद रखिए। और आज के लिए इतना ही।